नमस्कार मित्रों। यदि आप यात्रा के शौकीन हैं और आपका राशि मकर है यानी कि कैप्रिकॉर्न, तो 30 अक्टूबर से आपके लिए अच्छा समय आने वाला है क्योंकि राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। खोलिए अपनी कुंडली और देखिए चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। चंद्रमा यदि आपके मकर राशि में बैठे हैं, 10 नंबर जिसे कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, तो आपकी मकर राशि हुई। और अगले जो 30 अक्टूबर हैं उस दिन से 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अगले 18 महीने तक राहु जो है आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। वर्तमान में राहु आपके चतुर्थ भाव में है, अर्थात चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी वगैरह को आपका इफेक्ट किया हुआ है, जिसमें थोड़ी परेशानियां भी आप झेल रहे हैं। साथ ही साथ आपके साढ़े साथी भी अंतिम चरण की चल रही है। तो इन परेशानियों के बीच जो एक अच्छा समय आ रहा है वो है राहु का गोचर, जो कि 30 अक्टूबर से होगा। तीसरे भाव में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, पराक्रम का वृद्धि कराता है, साथ ही साथ किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति के फ्रीक्वेंट यात्राएं, मतलब कि छोटी मोटी यात्राएं, बड़ा यात्रा, इसका हमेशा होते रहता है। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, परिवार का साथ मिलता है। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सचेत आपको रहना होगा, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको खराब फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो द्वितीय भाव में महाराज स्वयं के घर में विराजमान हैं। तो शनि इस दशा में आपके लिए लाभकारक होंगे। लाभकारक मतलब धन की प्राप्ति होगी, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। और यदि पैतृक संपत्ति में आप बंटवारा करके आप अपना अलग चलाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। या फिर जो कोई व्यक्ति जॉइंट में अपने पैतृक संपत्ति को जॉइंट में बढ़ाना चाहता है, उसमें व्यापार फैलाना चाहता है, तो उनके लिए भी ये लाभकारी दशा है, क्योंकि शनि महाराज आपके द्वितीय राशि से द्वितीय भाव यानी कि धन भाव, पैतृक भाव, अचल संपत्ति के भाव में विराजमान हैं। हालांकि आपसी मनमुटाव से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। नौकरी में यात्रा पर जाना पड़ सकता है या फिर किसी न किसी माध्यम से आपको यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि राहु तीसरे भाव में है। आत्म संयम बनाए रखें। हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं, तो परेशानियां के बाद ही लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर खर्च की जो स्थिति है वो लाभ के मुकाबले या फिर आय के मुकाबले या तो बराबर रहेगी या फिर ज़्यादा बनी रह सकती है, मतलब खर्च कम नहीं होगा। खर्च में आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यदि दूसरे ग्रंथों के अनुसार बात करें तो चित्त में समाधान, विघ्न दूर होकर काम पूरे होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बड़े कामों की पूर्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, समाज और व्यवसाय में मान्यता होगी, क्योंकि सप्तम भाव समाज और व्यवसाय दोनों का होता है और राहु तीसरे में बैठकर सप्तम को देख रहा है। आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी, योग्यता के मुताबिक जो फल मिलने चाहिए वो भी आपको होगा। लेकिन यदि राहु यहाँ पर थोड़े क्रूर फल दिए या फिर आपका जो दशा चल रहा है कुंडली में वो खराब चल रहा हो, तो उसके वशीभूत भाइयों में झगड़ा, बंटवारा, बहनों को थोड़ा परेशानी हो सकता है, आपके छोटे भाई बहनों को परेशानी हो सकता है, शारीरिक या फिर आर्थिक कष्ट हो सकता है उन्हें, प्रवास में कष्ट, मतलब यात्रा तो होगा लेकिन यात्रा के दौरान कुछ कष्ट होने के योग बन सकते हैं, पड़ोसियों से तकलीफ, बयानों या गवाहियों में झूठेपन का आरोप आदि लग सकता है। तो यहाँ पर सोच समझ कर कार्य करें। यदि बुरे फल ज़्यादा मिल रहे हैं, अच्छे फल जो मैंने बताया वो कम मिल रहे हैं, तो राहु का उपाय करें। और जो आपकी कुंडली में वर्तमान में जो विंशोत्तरी दशा चल रहा है उसका भी उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि गोचर का प्रभाव और जो दशा का प्रभाव है वो लगभग आधे आधे मिलता है, क्योंकि दशा जो है वो आपकी जन्म के समय से निर्धारित हो जाता है कि इस समय में ये भाव एक्टिवेट होगा और ये कार्य होंगे, और जो गोचर है वो सबके लिए समान होता है। तो जो फल होता है वो गोचर और आपकी जो स्वयं की दशा चल रही है वो दोनों को मिला के जो होता है फल वही प्राप्त होता है। यदि गोचर में भी अच्छा फल मिल रहा है, जैसे कि राहु आपकी राशि के लिए, मकर राशि के लिए अच्छा फल देने वाले हैं, और यदि जो दशा है वो भी आपको अच्छा सपोर्ट कर रहा है, अच्छा फल दिखा रहा है, तब तो आपको अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे। राहु के जो 3 दृष्टियाँ होती हैं, जो चश्मा लगाए लोग बैठे हैं यहाँ पर, पंचम दृष्टि जो कि सप्तम भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो कि नवम भाव पर पड़ रही है, और नवम दृष्टि जो कि 11वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर दृष्टियाँ भी अच्छी हैं, उपचय भाव पर दृष्टियाँ पड़ रही हैं इनकी,
राहु की और स्वयं उपचय भाव में विराजमान है, तीसरे भाव में विराजमान है, तो साहस, पराक्रम, शौर्य इन सारे चीज़ों में बढ़ोतरी होगा। जलीय मार्ग से आपको लाभ के भी योग बनेंगे और जलीय मार्ग में यात्रा के भी आपके योग बनेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग करें और उनका ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि उन्हें थोड़ी कष्ट हो सकता है इस गोचर के दौरान। कल एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि प्रेम संबंध जो है वो विवाह में परिणत होगा कि नहीं, वो भी इंटरकास्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा संकेत कर दे रहा हूँ। जो प्रेम संबंध हम देखते हैं वो पंचम भाव से देखते हैं, और यदि पंचम भाव में क्रूर ग्रह हों या फिर जैसे एक समान ग्रह न हो, जैसे कि शनि हो या फिर राहु हो, तो वो अपने कास्ट, जो कि भारत में भी जो प्रचलन में चल रहा है कास्ट सिस्टम, जो कि वैदिक एज में नहीं था, क्योंकि आप वैदिक एज या फिर रामायण ये सब में आप पढ़ेंगे तो कहीं भी आस्पद लगा हुआ नहीं रहता है नाम के पीछे, अर्थात सिंह या फिर कोई भी सरनेम समझ लीजिए, अग्रवाल या फिर कोई भी सरनेम समझ लीजिए, उस ज़माने में नहीं था। उस ज़माने में सिर्फ चतुर्वर्ण थे। वर्ण किस आधार पे थे कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं जाकर, यदि आप शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा बांट रहे हैं, तो आप ब्राह्मण वर्ण में हैं, और यदि आप रक्षा कर रहे हैं, लड़ाई वगैरह वाले क्षेत्र में हैं, तो आप क्षत्रिय हैं। तो किसी का भी सरनेम या फिर टाइटल नेम नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे आप, तो जब भी पंचम भाव में क्रूर ग्रह बैठता है या फिर पापी ग्रह बैठता है, जैसे कि शनि और राहु केतु वगैरह, तो ये अपने कास्ट से, अपने जो गोत्र है आपका, उससे अलग दूसरे में प्रेम संबंध कराता है। और यदि वही पंचम का संबंध सप्तम से भी बन जाए तो फिर इंटरकास्ट मैरिज का योग भी बन जाता है। तो कल जो व्यक्ति का मैंने कुंडली देखा उसमें दोनों योग बन रहे हैं, मतलब कि पंचम भाव का स्वामी शनि है और वो सप्तम में जाकर बैठा है, अर्थात वो इंटरकास्ट मैरिज एकदम लंबे, जो इंटरकास्ट मैरिज का जो योग है वो उत्कंठ है, मतलब कि आपकी प्रबल इच्छा है कि विवाह हो जाए। लेकिन इसके लिए सिर्फ आपकी कुंडली से नहीं बल्कि सामने वाले की कुंडली से भी देखा जाना ज़रूरी है कि क्या उसके कुंडली में भी इंटरकास्ट मैरिज है। अन्यथा ऐसा होता है कि बहुत बार आपकी कुंडली में तो इंटरकास्ट मैरिज है और दशा भी सपोर्ट कर रहा है, राशि भी सपोर्ट कर रहा है, ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, अगर उसकी कुंडली में ये सपोर्टिव नहीं है, मतलब उसके कुंडली में सिर्फ प्रेम है, विवाह का योग नहीं बन रहा है, तो ऐसी अवस्था में होता क्या है कि जो ज़्यादा प्रेम करके आगे बढ़ जाता है वो व्यक्ति पिट भी जाता है और विवाह नहीं होता है, अलगाव हो जाता है। तो दोनों की कुंडलियों से देखा जाना चाहिए। और मकर राशि के लिए राहु का ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, हर प्रकार से शुभ रहने वाला है। बस अगर कुछ खराब फल जो मैंने बताया अगर वो मिल रहे हैं तो राहु का उपाय ज़रूर कीजिए। राहु यहाँ पर अच्छे फल देने लग जाते हैं। राम नाम का जप नित्य किया कीजिए, कोई भी खराब फल जो है ना ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि सामने बस लिख लीजिए यह समय गुजर जाएगा। यदि अच्छा समय है तो ज़्यादा घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये भी समय गुजर जाएगा। यदि बुरा समय है तो ज़्यादा परेशान नहीं होता है, ये भी समय गुजर जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे चैनल को आशीर्वाद देते रहिए, और जो कुछ पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए, हम लिखिए उसमें सुधारने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।